हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देखिए पीछे लिखा हुआ है हाउ टू रीड द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी मतलब हिंदी में तो नहीं आता, अंग्रेजी में एक माना जाना न्यूज़पेपर है और केवल इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में लोग मानते हैं कि द हिंदू कोई न्यूज़पेपर है। और द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए की खास इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर वो यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, लगभग सारे के सारे कंपटीटर द हिंदू पढ़ते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ी देर में चर्चा होती। हुआ ये कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। ऐसे भी जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं और हम पढ़ाते हैं तभी बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर वो हिंदू पढ़ के हमको समझ में नहीं आता है। कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, जिनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो पढ़ लेते हैं, वो समझ जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने बाद में जाके अंग्रेज़ी अपनी इम्प्रूव की है, उनको समस्या आती है। वो कहते हैं कि सर पढ़ तो लेते हैं, वो समझ में नहीं आता है या पूरा समझ में नहीं आता है। किसी को 40% समझ में आता है, किसी को 60% समझ में आता है, किसी को 80% समझ में आता है, 100% समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंस को पढ़ के हमने जो मतलब निकाला और जिस मतलब से एडिटर ने लिखा था, दोनों के मतलब में अंतर हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थीं बच्चों ने। कहीं अब कोई साधन नहीं था। जो क्लास में आते हैं, ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए तो मैं द हिंदू का एक एपिसोड ही चलाता हूँ 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, करीब 15 दिन का एक सेशन होता है जिसमें मैं न्यूज़पेपर द हिंदू का न्यूज़पेपर ही पढ़ाता हूँ कि मतलब कैसे उसको पढ़ोगे, कैसे समझोगे, कैसे 15 दिन तक लगातार कैसे उसमें यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन उसमें कैसे बन सकते हैं, कैसे हेल्पफुल होगा, और वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए द हिंदू पढ़ना कैसे हेल्पफुल होगा। तो वो ऑफलाइन में तो पूरे 15 दिन की क्लास ही चलती है। ऑनलाइन में प्रॉब्लम थी, जो बच्चे दूर हैं, उन लोगों ने फ़ोन किया, उन लोगों ने मैसेज किया कि सर हम लोग कैसे पढ़ें। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन बच्चों के लिए जो लखनऊ में नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, जो दूर हैं, वो कैसे समझें। हालांकि वो ऑफलाइन की तरह तो शायद ना हो पाए, कोशिश करूँगा ऑफलाइन की तरह ही हो पाए। प्रॉब्लम ये होती है कि आप ऐसे में पढ़ाऊँगा तो मैं अपने ढंग से बता दूँगा, अगर आप सामने होते और तो आप कुछ अपने क्वेश्चंस रखते, अपनी प्रॉब्लम्स रखते, तो वो डिस्कस करना, सॉर्ट आउट करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता। फिलहाल जितना मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए द हिंदू पढ़ना और समझना ज़रूरी है, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद फील करते होंगे। अब बात ये आती है कि द हिंदू हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो जो कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स दो तरह के हैं और उनके पढ़ने का नज़रिया और ज़रूरत भी दो तरह की है, ठीक है। एक वो कंपटीटर्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और एक वो कंपटीटर्स हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कौन वाले हैं? तो एक हो गए वनडे एग्ज़ाम वाले, ठीक है, कौन हो गए वनडे एग्ज़ाम वाले, और दूसरे कौन हो गए सिविल सर्विसेज वाले हो गए, ठीक है। ये आ गए सिविल सर्विसेज वाले, ठीक, जो आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ये हो गए सिविल सर्विसेज वाले, ठीक है। चलिए, दो लोग हो गए। अब इनके लिए जो इसका पर्पज़ है वो कैसे कैसे अलग अलग हो जाता है। देखिए, अब वनडे में कौन कौन आ रहा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वनडे में कौन आ गए, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हो गए। जैसे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हो गए, जो कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमबीए के एग्ज़ाम्स के एंट्रेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग हो गए, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों के लिए हो गए, या एनडीए सीडीएस वाले हो गए, ये सब लोग। तो ये सब लोग वनडे एग्ज़ाम वाले हैं, ये इनके लिए बात हो गई। अब सिविल सर्विसेज वालों के लिए, अब उन पे तो बताने की ज़रूरत नहीं कि सिविल सर्विसेज वाले कौन कौन होंगे, आप लोग खुद ही समझदार हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए देखते हैं कि वनडे की जो तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए द हिंदू पढ़ना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या पर्पज़ होता है उनके पढ़ने का। तो देखिए, एक तो वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो वोकैब्युलरी है उससे रिलेटेड है ये द हिंदू पढ़ना।
ख़ास तौर से द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है उसकी वोकैब बहुत ही एडवांस होती है। और अक्सर ये देखा गया है कि कभी कभी तो एडिटोरियल सीधा सीधा पैसेज में पूछ ही लिया जाता है बैंकिंग वगैरह में, और जो MBA के एग्ज़ाम है कैट वगैरह गेट वगैरह का, तो उसमें तो द हिंदू का सीधा सीधा पैसेज ही उठा के रख देते हैं, तो समझ लो कि उसकी वोकैब और पैसेज सब कुछ। तो वोकैब जो एडवांस वोकैब जिन्हें तैयार करनी है, ठीक है, जिन्हें एडवांस वोकैब तैयार करनी है वो लोग द हिंदू पढ़ते हैं। द हिंदू की वोकैब बहुत एडवांस होती है इसके लिए। दूसरी बात, इनको जो तैयार करना होता है वो करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और क्यों पढ़ते हैं वनडे वाले? करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हैं, उनका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। एक दो बात ये हो गई। हालांकि करंट अफेयर्स और सारे न्यूज़पेपर से भी तैयार हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं कि द हिंदू ही पढ़ें करंट अफेयर के लिए। तो ये करंट अफेयर मेन मुद्दा नहीं है फ़िलहाल। हाँ, एक ऑथेंटिक डेटा के वजह से तो पढ़ते हैं, जिनको एक करंट में एकदम ऑथेंटिक डेटा चाहिए वो यही पढ़ते हैं। अच्छा, अनर्गल प्रलाप होता नहीं है, बकवास होती नहीं है द हिंदू में, इसलिए वो जैसे छोटी मोटी न्यूज़ है या कुछ इस तरह की चीज़ें हो तो वो डेटा सही देते हैं और एक ही चीज़ को मतलब कहानी को बढ़ा के लेथन लगा के बनाते नहीं हैं। अगली बात जो है इनकी वो है ग्रामर की। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है वनडे एग्ज़ाम्स वालों को उसका होता है ग्रामर का फ़ायदा। ग्रामर का फ़ायदा क्या होता है कि अक्सर जो एरर के क्वेश्चन होते हैं, एरर और इम्प्रूवमेंट, तो एरर और इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन अक्सर द हिंदू के सेंटेंस ही होते हैं। द हिंदू के जो न्यूज़पेपर में ख़ास तौर से एडिटोरियल या और भी कहीं पे होता है, फर्स्ट पेज वाला भी होता है, यहीं के सेंटेंस से उठा लेते हैं, वो एरर यहीं से बनाते हैं, अक्सर मैंने देखा है। तो अगर द हिंदू आप पढ़ते हैं तो अक्सर होता क्या, जिससे कुछ दिन पढ़ते हैं आप, 4 महीने 6 महीने पढ़ेंगे, 4 महीने 6 महीने जब हिंदू पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेंटेंस का पैटर्न समझ में आ जाता है। सब्जेक्ट कहीं होता है, वर्ब उसे 1 किलोमीटर दूर बैठी होती है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें होंगी जो पर्पज़ होगा, इन 3 पर्पज से वनडे वाले पढ़ते हैं, ठीक है। और सिविल सर्विसेज वाले द हिंदू को किस पर्पज़ से पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो सिविल सर्विसेज वालों का एक कारण होता है करंट अफेयर वाला। हालांकि करंट अफेयर इनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता, इनकी करंट अफेयर वैसे भी कई सोर्सेज से तैयार रहती है। तो ये हो गए करंट अफेयर्स का मामला हो गया, ठीक है। दूसरी बात जो सिविल सर्विसेज के लिए है द हिंदू पढ़ने की, वो है इनके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए क्या हेल्प होती है इसमें? आंसर राइटिंग इन मेंस, आंसर राइटिंग इन मेंस। मेंस में जो इनकी आंसर राइटिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और ख़ास तौर से कौन से, जैसे इनके जीएस के जो 4 पेपर हैं, जीएस के 4 पेपर्स या जीएस, खाली जीएस लिख दे रहा हूँ, जीएस के लिए, और जो इनका एक एस्से का पेपर आता है उसका, दोनों में जीएस का जो पेपर है जो जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, मेंस में तो डिस्क्रिप्टिव ही होगा। करंट अफेयर प्रीलिम्स में इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है द हिंदू की प्रीलिम्स में। और द हिंदू से मेंस में क्या फ़ायदा होगा कि इनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ख़ास तौर से जीएस और एस्से, अब ख़ास तौर से क्या जीएस और एस्से हो गया तो और बचा ही क्या रह गया है। तो जीएस में जो आंसर लिखेंगे वो, और जो एस्से में लिखेंगे वो, होता क्या है, फ़ायदा कैसे होता है इनको कि द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है ना, तो हिंदी का एडिटोरियल बड़ा बैलेंस्ड लिखा जाता है, इतना बैलेंस्ड होता है, इतनी अच्छी प्लानिंग करके वो लिखा जाता है कि उसको पढ़ते पढ़ते आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। जैसे कैसे वो आंसर बनाते हैं, किसी कैसे वो लिखते हैं ऐसे। देखिए, एडिटोरियल का 3 हिस्सा होगा, जब आप देखेंगे एडिटोरियल का 3 हिस्सा होगा। इसमें एक हिस्सा जो होता है शुरुआत के 2-3 सेंटेंस, वो क्या होते हैं, इंट्रो होते हैं, किसी भी मुद्दे का इंट्रो होंगे। बीच के मुद्दे में आइडिया का डिस्कशन होता है, खूब आइडिया डिस्कशन होगा, ठीक। और लास्ट वाला मुद्दा बड़े खूबसूरती के साथ ये कंक्लूड कर देते हैं। तो जब आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि हम किसी मुद्दे की शुरुआत कैसे करें, उसके मिडिल का डिस्कशन कैसे करें, प्रोस एंड कॉन्स में कैसे जाएं, और हाउ टू कंक्लूड योर आंसर। दिस इज द बेस्ट मेथड गिवन इन द हिंदू। द हिंदू में ये सबसे बढ़िया मेथड होता है। आप द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते रहिए,
खूब ढेर सारे पढ़िए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसी मुद्दे को हम कैसे शुरू करें और कैसे अंत करें और कैसे उसमें डिस्कशन करें, कैसे सब्जेक्ट को फालतू में ना बोलें। अब ये अनर्गल, जैसे एक ही बात को लेकर के 13 बार प्रलाप नहीं करते हैं। एक बार कह दिया मुद्दा कह दिया, कोई डेटा एक बार दे दिया उसको घुमा फिरा के दूसरे ढंग से नहीं देते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज वालों को इससे ये वाला फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हमारा इन दोनों पर डिस्कशन करना है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, जो फ़ायदा होना है, वो मेन चीज़ किसकी बात करना है, आज हम वनडे वालों की बात करेंगे। सिविल सर्विसेज वालों पर किसी और दिन बात करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे, वो फिर किसी दिन डिस्कस किया जाएगा। वनडे वालों की बात कर रहे हैं, चलते हैं कि वनडे वाले इसको कैसे पढ़ें और उनको वो इससे कैसे फ़ायदा उठाएं द हिंदू से। चलिए, तो एक बात आती है इसको समझने की। बच्चों ने जो मेरे सामने प्रॉब्लम रखी वो ये है, पहले अभी तो हमारी जो चर्चा चल रही है वो ये है कि हम द हिंदू को कैसे समझें। तो कैसे समझें, हाउ टू अंडरस्टैंड। पहली प्रॉब्लम ये है जो बच्चों के सामने है, वो है हाउ टू अंडरस्टैंड। केवल रीड कर लेना तो बात है नहीं, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड। तो इसमें द हिंदू को पढ़ के समझने में समस्या क्या आती है, डिफ़िकल्टी की बात आती है। और पहले हम इसी पे चर्चा कर लें कि डिफ़िकल्टी क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल द हिंदू में पढ़ने की डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है। देखिए, डिफ़िकल्टी लेवल होती है, एक बात यहाँ से शुरू करते हैं। मैं पहले ये चर्चा कर लूँ कि आपको द हिंदू समझने में कठिनाई क्यों होती है। मुझे जहाँ तक समझ में आता है, जो मैंने फील किया था, जो मैंने फेस किया था, व्हेन आई स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टू रीड द हिंदू, आई आल्सो कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तो हाउ आई इम्प्रूव्ड, व्हाट प्रॉब्लम्स आई वाज फेसिंग, मुझे क्या समस्याएं आ रही थीं, मुझे क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं अपना दर्द बयां कर दूं और आप लोग देखिएगा कि मेरे दर्द से आपका दर्द कितना मिलता जुलता है। काफ़ी कुछ तो मिलेगा ही यार, दर्द समान होंगे। तो चलिए, समस्या समान है तो दर्द भी समान ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या समस्या है इसमें। तो डिफ़िकल्टी लेवल इसकी एक चीज़ क्या होती है द हिंदू की, कि इनकी जो वोकैब होती है ना, वो एडवांस वोकैब होती है। एक बड़ी समस्या ये होती है, एडवांस वोकैब की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इनकी एडवांस वोकैब में प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोग सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्य शब्दों का प्रयोग मतलब क्या हुआ, मतलब ये है जैसे कि यूज ऑफ फ्रेजेज, क्या करते हैं, यूज ऑफ फ्रेजेज एंड इडियम्स। ये लोग इडियम्स या फ्रेजेज यूज करते हैं, यूज ऑफ फ्रेजेज एंड इडियम्स फॉर जनरल वर्ड्स। जनरल वर्ड्स की जगह ये इडियम्स और फ्रेजेस यूज कर देते हैं। एक बड़ी समस्या, न जाने क्यों, ठीक है, खैर वो एम्फेटिक और असरदार बनाने के लिए ऐसा करते हैं। हम ये क्यों कहें कि वो ऐसा क्यों करते हैं। चलिए, जैसे ये फ्रेजेज और इडियम्स का यूज क्यों करते हैं। अब देखिए, करना क्या है कि जैसे इन्हें कोई चीज़ ऐसे बतानी है, मान लो जैसे कहीं ये करना हो उनको, किसी चीज़ ने किसी बात पर फोर्स डाला गया, ठीक, हम लोग क्या कर देंगे, फोर्स डाल दिया। जैसे ये लिखा हमने कि इस काम के लिए उनके ऊपर फोर्स पड़ा, तो द हिंदू वाले फोर्स नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे कोएर्सियन। अब बताओ, दबाव के लिए वो, ये द हिंदू का वर्ड होगा, ये हो गया TS द हिंदू का, और ये हो गया जनरल वर्ड। जनरली हम लोग लिखते हैं द फोर्स या कंपेल, ये क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कोएर्सियन। लो, ये समस्या है ना। और दूसरा वर्ड देखो, जैसे जनरली हम लोग यूज करते हैं कोई वर्ड, किसी चीज़ की छानबीन हो रही है तो हम लोग लिख देंगे भैया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, तो हम इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेट लगाते हैं। और ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेट ना लगा के ये लगा देंगे लुक इनटू। लो, हो गई समस्या, ये वाली दिक्कत आ जाती है। अच्छा, मान लो हमें लिखना हो अ लॉन्ग टाइम, ठीक, अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ में बहुत लंबा समय लगा। अब इनको अ लॉन्ग टाइम नहीं लिखना है, ये क्या लिखेंगे, अ डंकीज ईयर। ये क्या लिख देंगे, अ डंकीज ईयर। लो, अब
डंकीज ईयर का मतलब होता ना बहुत लंबा समय। देखो गधे का 1 साल कभी पूरा नहीं होता। कहानी क्या है इसके पीछे? जैसे एक गधा है, ठीक, एक गधा है, किसी खेत में घास चर रहा है, बहुत बड़ा खेत था, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एरिया थी, उसमें वो घास चर रहा था। इधर से घास चरता हुआ जाता था, अब उधर पहुंचता था, देख रहा पीछे घास उगी हुई है, उधर से फिर इधर आ रहा है घास चरने के लिए, तो इधर घास चर के आया तो पता लगा इधर घास उगी हुई है। तो वो ऐसे ही घास चरता रहा, जिंदगी भर उसकी घास खत्म ही नहीं हुई। तो उसी को मतलब जो चीज़ खत्म नहीं होता, जल्दी बीतता नहीं है या बहुत लंबा टाइम होता है, उसको डंकीज ईयर कहते हैं। तो ये तरीका होता है ना इनका, द हिंदू में ये तरीका लिखा होता है। इन्वेस्टिगेट साधारण सा वर्ड है, साधारण सी वर्ब है, तो वो साधारण सी वर्ब ना करके क्या करेंगे, फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अ लॉन्ग टाइम हर किसी की समझ में आए, साधारण सा शब्द है, इसके बदले में क्या लगाएंगे, अ डंकीज ईयर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जैसे बहुत इकोनॉमी, जैसे इस समय हमारे देश की इकोनॉमी तो खराब कंडीशन में है, तो अब ये द हिंदू के एडिटोरियल में मुझे याद है कि 7 जनवरी या ऐसे ही कुछ नहीं, 7 जनवरी नहीं, करीब 7 फरवरी वगैरह के बजट आ गया था, उसके बाद किसी दिन का एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, फरवरी का ही था, उसमें इन्होंने लिखा था द ब्लीडिंग इकोनॉमी। अब बताइए, लिखा इन्होंने ब्लीडिंग इकोनॉमी। अब बताइए, संकटग्रस्त इकोनॉमी है मानता हूँ, लेकिन इन्होंने लिखा ब्लीडिंग इकोनॉमी। साधारण बच्चा क्या करेगा, ब्लीडिंग इकोनॉमी मतलब क्या, खून बहता हुआ इकोनॉमी, ऐसे तो निकालने में गलत अर्थ निकल जाएगा। तो इसका समझना होगा ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक। फोर्स के लिए देखो कोर्सियान यूज कर देते हैं, तो इसी वजह से ये थोड़ी भारी भरकम हो जाती है, इसी वजह से इनके वर्ड्स, इनके सेंटेंसेस समझ में नहीं आते हैं, दिक्कत हो जाती है। अब दूसरी बात देखिए, एक हो गया एडवांस वोकैब। एडवांस वोकैब का मामला क्या है, ये आपको समझ में आया। चलिए दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं, दूसरा इशू क्या है इनका, क्यों कठिन होता है द हिंदू पढ़ना। तो द हिंदू पढ़ने के मामले एक और जो दिक्कत आती है वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। इनका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये आ जाओ दूसरा, ये आया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये एक अगली प्रॉब्लम है, ठीक। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो होता क्या है ना कि छोटे छोटे 3 सेंटेंस ना लिखकर एक सेंटेंस में 5 बात भर देते हैं। या तो फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे या पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लोग विरोध जताना हो या कारण बताना हो तो बिकॉज लगा के एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं ना। जैसे ये बना दिया, सपोज करिए कि हमने एक सेंटेंस बनाया कि ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी, और दूसरा सेंटेंस है कि बिकॉज ही वॉज डाउन विद फीवर या बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे कुछ हम लोगों को लिखना होता तो छोटा छोटा सिंपल सा लिख देते कि ही डिड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे कि फॉर हिज इलनेस या फॉर हिज बीइंग डाउन विद फीवर। अब सोचो ऐसे लिख रहे हैं फॉर हिज बीइंग डाउन विद फीवर, यही हम क्या लिखेंगे, फॉर हिज बीइंग डाउन विद फीवर, डाउन विद फीवर। आगे लिखेंगे ही डिड नॉट कम, और हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते बिकॉज ही वाज, बिकॉज ही हैड फीवर। बस ये हो गया, बिकॉज ही हैड फीवर, क्योंकि उसको बुखार था। अब बताओ, बिकॉज ही हैड फीवर, क्योंकि उसको बुखार था इसलिए वो नहीं आया। कितना आसान सा होगा, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे फॉर हिज बीइंग डाउन विद फीवर, मतलब है नहीं समझ में आएगा क्या लिखना चाह रहे हैं। तो ये दिक्कत होती है ना, इनके सेंटेंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, हु, व्हिच, दैट लगा के उसी में एक में से घुसेड़ के बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला कर देते हैं। एक बात ये हो जाती है, ठीक है। और एक चीज़ है जो समझने में दिक्कत करती है, वो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूं। जहां तक जो मुझे फील हुआ था, अपना ही दर्द मैं उड़ेल रहा हूं यहाँ पर, आपका दर्द मुझे नहीं पता। आपने इतना ही कहा था मुझसे कि सर वो एडिटोरियल पढ़ते हैं या द हिंदू पढ़ते हैं, वो समझ में नहीं आता है, आखिर कैसे समझें उसको। कभी आधा अधूरा समझ में आता है, कभी सही मतलब नहीं निकल के आता है। उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो आपकी तकलीफ से, आपके जो कराह थी, उस कराह से जो मेरा दर्द फील हुआ, वो मैं आपको अपना वाला बता दे रहा हूं। एक होता है अनफेमिलियरिटी विद सब्जेक्ट,
ठीक। अगली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, अनफेमिलियरिटी विद सब्जेक्ट, अनफेमिलियरिटी विद सब्जेक्ट। जो टॉपिक है अगर आप उससे फेमिलियर नहीं हैं, इन केस जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, न जाने कितने लोगों को द हिंदू पढ़ना सिखाया मैंने, सीखे और बहुत से लोग सीख लिए, समझ गए और बहुत अच्छी, हमसे अच्छी उनकी अंग्रेजी हो गई, हमसे ज़्यादा जल्दी वो द हिंदू का एडिटोरियल तक समझने लगे थोड़े दिन पढ़ने के बाद। ठीक है, वो उनकी मेहनत है, उनका क्या कहते हैं एबिलिटी है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, उनकी बात हो गई। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक खुली बात, दिल की बात बता रहा हूँ, सच्चाई आपके आगे अपना दिल खोल के रख रहा हूँ। अभी मान लीजिए कोई द हिंदू में कोई न्यूज़, या कोई द हिंदू नहीं, किसी कैसे भी न्यूज़पेपर में बहुत साधारण जिसकी भाषा होती है उसके न्यूज़पेपर में अगर कोई एडिटोरियल केमिस्ट्री का होगा, ठीक, मान लो केमिस्ट्री का कोई एडिटोरियल आ गया, विषय है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री पर अगर कोई एडिटोरियल आ गया तो उसकी 4 लाइन मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी, मुझे अंग्रेजी चाहे जितनी आती हो, हालांकि बहुत नहीं आती है, बहुत। अब ये तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके सामने मैं बच्चा होऊंगा, तो मतलब जितनी भी आती है थोड़ी बहुत, तो मुझे वो एडिटोरियल समझ में नहीं आएगा, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला। क्यों? अगर वो एडिटोरियल केमिस्ट्री पर लिखा हुआ है तो कुछ नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की भाषा नहीं समझ में आएगी। अब उसमें जो शब्द यूज़ करते हैं केमिस्ट्री की, जो अपनी टर्मिनोलॉजी होती है वो समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री की प्रोसीजर नहीं समझ में आती, क्योंकि वो कोई प्रोसीजर या कोई प्रक्रिया उसमें लिखी होगी, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर टॉपिक मेरे इंटरेस्ट का नहीं है या टॉपिक मेरे नॉलेज का नहीं है तो वो एडिटोरियल मुझे समझ में नहीं आएगा, वो मुझे बहुत कम समझ में आता है। ठीक है, बस मोटा मोटा ऊपर ऊपर से समझ में आ जाता है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। अगर एडिटोरियल का टॉपिक आपसे रिलेटेड नहीं है, अगर एडिटोरियल का टॉपिक आपके कंसर्न का नहीं है, जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिलहाल आपको ये एडिटोरियल समझ में दिक्कत होगी समझने में। ये 3 कारण हैं जो एडिटोरियल को समझने में आते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम आती है एडिटोरियल के समझने में वो ये 3 कारण हैं। ठीक है, तो अब इन कारणों को कैसे दूर किया जाए, इन चीज़ों को, भाई देखिए, अगर आप पूछें कि एडिटोरियल समझ में कैसे आएगा, ठीक, जाहिर सी बात है, आपने पूछा मुझसे एडिटोरियल समझ में कैसे आएगा, तो उसको समझने में प्रॉब्लम्स क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, वही तो होगी ना। उसको समझने में आने के लिए जो उपाय बताया जाएगा, तो उपाय वही होता है। अगर आप बीमार पड़े हैं तो ठीक है, समोसा खा के बीमार पड़े हैं तो अगली बार समोसा मत खाना। ठीक है, यही तो होता है ना। जो कारण होता है उसी कारण में ही तो उसका उपाय छिपा होता है। तो ये कारण ढूंढे मैंने, अब इस कारण को दूर कर लीजिए, आपको अब समझ में आने लगेगा। तो 3 चीज़ों पर हम लोगों को चर्चा करनी है। एक यूज ऑफ, एक तो आपके वोकैब की चर्चा करनी है, वोकैब कैसे इंप्रूव करेंगे। दूसरा इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। और अनफेमिलियरिटी विद सब्जेक्ट, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपके, जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, या आपको इकोनॉमी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है, या कहीं लिख दिया गया डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल क्या होता है, या इस तरह की शेयर मार्केट के बारे में तमाम चीज़ें हैं। अगर आपको इकोनॉमी की समझ नहीं है तो इकोनॉमी पर जो ऐसे आएगा, इकोनॉमी पर जो एडिटोरियल आएगा, वो आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें से जो सेंटेंस का डिफ़िकल्टी लेवल है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, इस पर अभी हम लोग देखते हैं। 2 सेंटेंस देखेंगे आज, जो कि हमने द हिंदू के एडिटोरियल से ही निकाले हुए हैं। ये 18 फरवरी का है, आज 20 फरवरी है। 18 फरवरी का एडिटोरियल का एक सेंटेंस था, वो जो रूस और यूक्रेन का मामला था, जो तनाव था, उस पर उन्होंने एडिटोरियल लिखा था। तो उसी के 2 सेंटेंस हैं। तो एक एक करके दोनों सेंटेंस में आपको दिखाता हूँ कि क्या है डिफ़िकल्टी लेवल, कैसे ये लोग सेंटेंस को डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं लिखता हूँ ये सेंटेंस और उसके बाद पढ़ते हैं। ये रहा सेंटेंस 18 फरवरी वाला। तो इसमें देखिए, इस सेंटेंस, एक सेंटेंस है ये, यहाँ जाके फुल स्टॉप लगा हुआ है, इतना बड़ा, थोड़ा लंबा चौड़ा हेल्दी सा सेंटेंस लिखा। रशियाज अनाउंसमेंट दैट इट इज पुलिंग बैक सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन्स बॉर्डर्स। यहाँ लिखा है यूक्रेन्स बॉर्डर्स, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यूक्रेन्स बॉर्डर्स। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन फ्रॉम मॉस्को। मॉस्को मतलब रूस की राजधानी, रूस की कैपिटल हो गई। ये इसमें इन्होंने सेंटेंस लिखा। अब इसमें 2 बातें उन्होंने कही हैं, 2 बातों को एक में ही घुसेड़ दिया, एक में मिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसमें
पहले आपको समझना पड़ेगा। एक हुआ रसिया, जैसे पहले मैं सेंटेंस बता देता हूँ, सेंटेंस बताने के बाद इसमें जो ग्रामेटिकल पॉइंट है उसकी बात करूँगा। रसियाज अनाउंसमेंट, रसिया का अनाउंसमेंट कि इट इज़ पुलिंग बैक, रसिया का अनाउंसमेंट कि इट इज़ पुलिंग बैक, कि रसिया पुलिंग बैक मतलब वापस ले रही है। देखिए ये लग गया ना पुलिंग बैक, ये लगा फ्रेज, इट इज़ पुलिंग बैक सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन्स बॉर्डर, सम ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन्स बॉर्डर, कि वो यूक्रेन के बॉर्डर से कुछ सेना को पीछे ले रही है, वापस बुला रही है। इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन फ्रॉम मास्को, ये मास्को से डी एस्केलेशन का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। देखिए डी एस्केलेशन क्या हो गया, आपकी वोकैब के काम आ गया। ठीक, तो इन्होंने कहा कि रसिया ने जब ये अनाउंसमेंट किया कि वो अपनी सेना को बॉर्डर से, यूक्रेन के बॉर्डर से कुछ सेना को पीछे ले रही है, तो ये मास्को की ओर से डी एस्केलेशन का सबसे बड़ा सिग्नल है। डी एस्केलेशन का मतलब क्या हुआ, सेना की संख्या को घटाना या तनाव को घटाना। रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर जो तनाव बढ़ गया है वो तनाव को बढ़ाना, घटाना। एस्केलेशन क्या होता है, आप जब कहीं मॉल वगैरह में जाते हो तो देखते होंगे ऐसे सीढ़ियाँ लगी होती हैं जो ऊपर की ओर चढ़ती हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाती हैं, ऐसे जाती हैं, इसको कहते हैं एस्केलेटर। जैसे जो सीढ़ी होती है, आप दौड़ के गए, खड़े हो गए और सीढ़ी अपने आप ऊपर चली गई, उसको क्या कहते हैं, एस्केलेटर। तो ऊपर की ओर ले जाती है, एस्केलेशन होता है। जब यही सीढ़ी इधर से नीचे की ओर ले आती है, ऐसे जब नीचे की ओर ले आती है तो क्या होता है, डी एस्केलेशन। तो मतलब क्या हुआ, नीचे की ओर ले आना, जो दोनों के बॉर्डर पर तनाव बढ़ा हुआ है उस तनाव को थोड़ा सा नीचे की ओर कम करना। तो यहाँ डी एस्केलेशन का मतलब समझ में आ गया ना, कि ये रूस की ओर से डी एस्केलेशन का एक बहुत तगड़ा सिग्नल है। तो डी एस्केलेशन हो गया, मतलब समझ में आ गया। चलिए एक वर्ड ये हुआ, इस तरह से आपको वर्ड समझना पड़ेगा। ये वर्ड की कहानी थी और इसमें ग्रामर का पॉइंट क्या था, समझने में बात क्या आई। चलिए एक ये पुल बैक हो गया, ये फ्रेज हो गया, देखिए ये इस तरह के फ्रेज लगाते हैं। अब जो ग्रामर का पॉइंट है जो वनडे वालों के लिए खास तौर से ज़रूरी है वो क्या है, कि जैसे यहाँ पर लिखा है बॉर्डर्स और यहाँ लिखा है इज, ठीक, ऐसे सेंटेंस में आ जाएगा और दे दिया होगा कि इसमें एरर कहाँ होगी। तो एरर दे दिया तो आपको ये बॉर्डर्स के बगल में इज लगी हुई है, तो आपको क्या लगेगा क्या कि यार बॉर्डर्स के लिए इज, तो ये गलत लग रहा है, ये इज जो है ये आर होना चाहिए। नहीं भाई, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। एक्चुअली ये इज जो है वो किसकी वर्ब है पता है, ये अनाउंसमेंट की वर्ब है। किसकी वर्ब है, अनाउंसमेंट की। रसियाज अनाउंसमेंट, रसिया का जो अनाउंसमेंट था, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन फ्रॉम मॉस्को, ये रसिया का अनाउंसमेंट मॉस्को से डी एस्केलेशन का सबसे बड़ा सिग्नल है। ये इज किसकी है, अनाउंसमेंट की है। वो ये वर्ब किसकी है, इस सब्जेक्ट की वर्ब है। और यहाँ से दैट लगा हुआ है, दैट लगते ही वो सेंटेंस पहले से अलग हो गया। दैट लगा तो मतलब हुआ कि ये वाला एक अलग सेंटेंस चलेगा, ये अलग सेंटेंस है। ये कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। दैट इट इज पुलिंग बैक ट्रूप्स फ्रॉम यूक्रेन्स बॉर्डर, ये यहाँ से अलग हो जाएगा। हम लोग लिखते तो कैसे लिखते हो कि अनाउंस, रसिया हैज अनाउंस्ड, रसिया हैज अनाउंस्ड दैट इट इज पुलिंग बैक सम ट्रूप्स, उसके बाद लिखते इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डी एस्केलेशन। हम दो सेंटेंस में तोड़ के लिखते, दो सेंटेंस ना लिख के इन्होंने दोनों बातों को एक सेंटेंस में लिख दिया है। एक में लिख दिया तो अनाउंसमेंट यहाँ लिखा, सब्जेक्ट था, इस वर्ब का सब्जेक्ट अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट के बगल में ही दैट लगा के अनाउंसमेंट के बारे में लिख दिया। अब यहाँ अनाउंसमेंट के बारे में लिख दिया, मेन सेंटेंस जो सब्जेक्ट और वर्ब का था, मेन सेंटेंस था कि रसियाज अनाउंसमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल, मेन सेंटेंस ये था। तो अब इसी में बीच में सब्जेक्ट और वर्ब, अनाउंसमेंट और इज के बीच में अनाउंसमेंट के बारे में डाल दिए। अब हो सकता है अगर ये चाहते तो यही ये जो इतना लिखा है यूक्रेन्स बॉर्डर्स कहो, बॉर्डर के बारे में यही एक सेंटेंस और बीच में घुसेड़ सकते थे, तब इज और दूर हो जाता। तो जब एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ वर्ब यहाँ, तो आप तब तक भूल जाते हैं कि इस वर्ब का आखिर सब्जेक्ट है कौन, और उसके बाद जो बगल में होगा यही पड़ोस वाले को लगेगा इसका सब्जेक्ट तो ये होगा, यार बॉर्डर्स के लिए इज नहीं लगाना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, या एग्जाम में जब आपसे दिया जाएगा, एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा तो ये सब कुछ नहीं, ऐसे में हटा दूं इसको और यहाँ लगा दूं आर, ठीक, यहाँ मैं लगा दूं आर,
तो आपको यहाँ पर आप में से अधिकांश लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये आर गलत है क्या। आपको लगेगा यार बॉर्डर्स के लिए तो आर लगा है, ठीक तो है, प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ठीक तो लग रहा है, यहाँ आके गलती होती है। ये है ग्रामर का पॉइंट जो द हिंदू से आपको सीखने को मिलेगा। और इसी तरह के सेंटेंस, जो सेंटेंस पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस, थोड़ा सा टेक्निकल सेंटेंस, ये होते हैं वो सेंटेंस जो पूछे जाते हैं। तो ये फ़ायदा मिलेगा आपको, ये द हिंदू पढ़ने से आपको जो ग्रामर का फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ से बनती है एरर, ऐसे पूछे जाते हैं सेंटेंस। चलिए मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक। ये दो सेंटेंस को एक में जोड़ दिया। आपको पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखना है मेन सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार, मेन सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है। रशियाज अनाउंसमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल ऑफ डीएस्केलेशन फ्रॉम मॉस्को, ये बात हो गई। ये आपका मेन सेंटेंस था। और ये वाला सेंटेंस क्या था, ये बीच में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आके इसको लाके यहीं पे डाल दिया बीच में, इस अनाउंसमेंट के बारे में बताने के लिए। एक ग्रामर का पॉइंट और मिल रहा है आपको। ग्रामर का पॉइंट क्या मिल रहा है, देखिए रसिया में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, रसिया में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। देखिए यहाँ यूक्रेन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो रसिया में यूक्रेन में अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो इससे आप ये समझ गए, आपके दिमाग में एक बात तो बैठी जाएगी कि देशों के नाम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, वो करेक्ट है, यहाँ पर कोई गलती नहीं होती। तो ये था द हिंदू का सेंटेंस। एक सेंटेंस बताया मैंने आपको, एक सेंटेंस मैंने कहा था और बताएंगे, इसी दिन के एडिटोरियल से है। तो इसमें आपको 3 पॉइंट समझने में मिले, समझने को आया। एक अपॉस्ट्रोफी एस का लिए रूल समझ में आया, एक आपको फ्रेज मिली पुलिंग बैक, एक आपको क्या मिला, एक स्टैंडर्ड वोकैब मिल गया, डीएस्केलेशन मिल गया, और एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम मिल गया कि ये वर्ब इसके लिए लगी है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाता था। ठीक है, इतनी बातें, 3 चीज़ें ग्रामर की इसमें आपको समझ में आई। चलिए हम देखते हैं इसका अगला सेंटेंस। ठीक, यह है हमारा सेम डे का दूसरा सेंटेंस उसी एडिटोरियल का। चलिए समझाते हैं। उसी तरह से ये भी लिखा है, देखिए क्या लिखा है, बट द मासिव ट्रूप मोबिलाइजेशन, एक वर्ड मिला आपको मासिव, ये काम आ जाएगा, मोबिलाइजेशन ये काम आ जाएगा, ये एडवांस वर्ब है थोड़ी सी। बट द मासिव ट्रूप मोबिलाइजेशन ऑन द 3 फ्लैंक्स ऑफ यूक्रेन, 3 फ्लैंक्स, फ्लैंक्स आपके वोकैब के काम आएगा, 3 फ्लैंक्स ऑफ यूक्रेन which included combat aircraft, warships and 5400 missile defense systems had raised fears of war। इसमें इतने वर्ड मिले हैं थोड़ी एडवांस वोकैब के। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है। स्ट्रक्चर क्या कॉम्प्लिकेटेड है, ये है हैड रेज्ड एक वर्ब है, ठीक है, हैड रेज्ड एक वर्ब है, ये आया। अब ये बताइए कि ये हैड रेज्ड किसकी वर्ब है, हैड रेज्ड किसकी वर्ब है, डिफेंस सिस्टम्स की वर्ब है? नो। ये वर्ब किसकी है बताइए, मासिव ट्रूप मोबिलाइजेशन किसकी वर्ब है ये है, इधर से ले आ रहा हूं, ये इसकी वर्ब है, यहां से ये लिया आपका, ये पूरा का पूरा है सेंटेंस का सब्जेक्ट। इस वर्ब की का सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा, मासिव ट्रूप मोबिलाइजेशन। यहां लगा प्रीपोजिशन ऑन, ऑन लग गया तो इसका मतलब इस वाले पार्ट के ऑन के प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होगा। किसने फियर को बढ़ा दिया है, हैड रेज्ड फियर ऑफ वार, युद्ध का डर बढ़ा दिया है। किसने बढ़ा दिया, हैड रेज्ड, तो किसने बढ़ा दिया है, मासिव ट्रूप मोबिलाइजेशन ने, बड़ी संख्या में, बड़ी अमाउंट में ट्रूप, सेना का मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यूक्रेन के तीनों बॉर्डर्स पर, यूक्रेन की तीनों साइड्स पर, तीनों सीमाओं पर रूस ने जो सेना का मोबिलाइजेशन बढ़ा दिया, सेना की गतिविधियां बढ़ा दी, ज़्यादा सेना को भेज दिया, उसने डर बढ़ा दिया युद्ध का। अब देखिए इसी में सेंटेंस एक और कनेक्ट हुआ है, जो कनेक्टेड सेंटेंस है वो कौन सा है, देखिए यहाँ लगा विच, विच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, विच इंक्लूडेड कम्बैट एयरक्राफ्ट, वारशिप एंड 15 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। ये मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। अब ये मैंने बता दिया ना कि इसकी वर्ब नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको काट ले रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से काटा और इसको मैंने यहाँ से काटा। ये जो सेंटेंस है, ये जो बीच में आया है, विच इंक्लूडेड कम्बैट एयरक्राफ्ट, वारशिप्स एंड 5400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, ये किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मासिव ट्रूप मोबिलाइजेशन को। ठीक है, जो मासिव ट्रूप मोबिलाइजेशन होगा, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में सेना भेजी गई, उसमें शामिल था, इस सेना में, इस ट्रूप में, ये लिखा है ना ट्रूप, इस ट्रूप में शामिल था
कम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब क्या हुआ, युद्धक विमान, कम्बैट मतलब युद्ध होता, युद्धक विमान शामिल थे, वारशिप शामिल है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है करीब 5400, ये इस ट्रूप में शामिल है। अब इसको यहाँ से हटा दिए, ट्रूप की विशेषता बता दिए, बीच में लाके चाहे अलग बताते दूसरा सेंटेंस लिख देते तो ये कोई इज्जत घट नहीं जाती, लेकिन कोई बात नहीं है, बड़े लोग हैं इसी ढंग से लिखते हैं तो हम उनको तो नहीं बदल सकते, आपको ज़रूर इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। आप ये ना सोचिए कि वो सरल लिखेंगे, बल्कि आपको उनके लेवल पर अपने आप को उठाना पड़ेगा। बेहतरी भी यही है कि आप अपने लेवल को ऊपर उठा लीजिए, उनका लेवल ना गिराइए, ठीक है, इससे दोनों का फायदा होगा। चलिए ये हो गया। समझने के लिए क्या था कि ऑन थ्री फ्लैंक्स, फ्लैंक्स का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड से, कहां से, तीनों साइड से या तीनों फ्रंट से। अब ये मान लीजिए तो यूक्रेन के तीनों साइड से, थ्री साइड मतलब हो गया ना, यूक्रेन के तीनों फ्लैंक से, फ्लैंक की मीनिंग समझ में आ गई, यूक्रेन के तीनों फ्लैंक से, तीनों साइड पर ऑन लगा ना, यूक्रेन के तीनों साइड जो सेना मोबिलाइज कर दी। मासिव का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा, मासिव का मतलब समझ लीजिए ह्यूज, बहुत बड़ी मात्रा में जो सेना मोबिलाइज की है, इसने डर बढ़ा दिया। और इस सेना में क्या क्या शामिल था, दो सेंटेंस है, दो को एक में किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें वर्ड्स कौन कौन से मिले, मासिव है, मोबिलाइजेशन है, और एक चीज़ और मिला आपको, प्रीपोजिशन का यूज समझ में आ जाएगा। सीमा पर, बॉर्डर पर, तीनों साइड पर, इसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, ऑन। इतनी चीज़ें तो ग्रामर की इसमें आ गई, बात समझ में आ गई। ये सारी टेक्निक्स होती हैं, इस तरह से हम समझते हैं द हिंदू का एडिटोरियल। तो ये हो गया इतना मामला, कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैसे वो कैब को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होती है ये बात कर ली, कैसे आप अपने ग्रामर के पॉइंट्स को निकालेंगे, कैसे एडिटोरियल को समझेंगे। रही बात इसके वो कैब की, तो वो कैब पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।